Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 8 of compiler construction. But before starting today's lecture, let's have some overview of previous lectures. Syntax directed translation is done by attaching rules or program fragments to productions in a grammar. Last lectures में हमने इनकी examples भी देखी हैं सारी कि किस तरह syntax directed translation जो है वह perform की जाती है. सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को अगर हम समराइज करें इन अ सिंगल स्टेटमेंट तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल काम परफॉर्म करना होता है, जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना होता है उस पर्टिकुलर ग्रामर ने या उस प्रोग्राम ने, वो उनके सिमेंटिक्स जो हैं, जो उसकी जो फ्लो है वो हम ऐड कर देते हैं उसके ग्रामर रूल्स के साथ, ताकि वो ये काम एफिशिएंटली अंजाम दे सके जो भी हमारे कंपाइलर है. तो उस सिमेंटिक रूल्स को उसके साथ अटैच करने का जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. एन एट्रीब्यूट इज एन क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. तो एट्रीब्यूट बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी और क्वांटिटीज इनके एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को भी हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के साथ. इनमें जो एग्जांपल मोस्टली पेश की जाती है दैट इज कि इसकी टाइप, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो उसका एड्रेस है, ये सब उसकी एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं, क्वांटिटीज में आ जाते हैं उसके एट्रीब्यूट की. अ ट्रांसलेशन स्कीम इज अ नोटेशन फॉर अटैचिंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रामर. देन वी मूव टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स की क्या होता है, जिसके अंदर ईच इंटीरियर नोड रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेटर. मींस कि उसके अंदर की जो बाकी सारी चीजें हैं पार्स ट्री के अंदर जो हमने स्टडी की थी, जिस तरह नोड हैं, तो बेसिकली जो हमने एक ट्री देखा था इसी एक्सप्रेशन का, जो सिंपल पार्स ट्री था कि इसमें टॉप के ऊपर रूट नोड है जो कि एक्सप्रेशन था, एंड देन इसका एक ऑपरेटर था जो कि प्लस था, और यहाँ पे टर्म थी, टर्म से आगे डिजिट थी, डिजिट से आगे फिर 2 था, एंड सिमिलरली इसी तरह जो यहाँ पे डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो ट्री के जितने नोड्स थे, इंटीरियर नोड लीव्स जो थे, दैट इज नोन एज पार्स ट्री सिंपल, जिसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी. जब हम इन सब टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स को रिमूव कर देते हैं और जो इंटीरियर नोड्स जितने भी हैं इस किसी भी ट्री के वो ऑपरेटर्स से रिप्लेस कर दें, तो दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. इसमें भी हम देखें तो काम ये इस आउटपुट इस ट्री की भी वही है जो कि इस ट्री के रिजल्ट में हम लेते थे, लेकिन ये इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की हो जाती है, जिसमें क्लियर कट टू द पॉइंट बात की जाती है. एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नोड रिप्रेजेंट्स द ऑपरेंड ऑफ द ऑपरेटर. जो किसी भी नोड के, बेशक वो इंटीरियर नोड है, रूट नोड है, उसके जो चिल्ड्रन हैं जितने, मींस के इसके जो चिल्ड्रन है वो ये सब इसके चिल्ड्रन है, लेकिन जो रिजल्ट ऊपर जाएगा वो इस पूरी जितनी भी ये सब ट्री है इसका जाएगा. और यहाँ से भी अगर कोई एक, फिलहाल तो एक नोड है, लेकिन अगर ज्यादा नोड होते तो उन सब का रिजल्ट जाता है. तो दिस टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री. Then we saw the structure of a compiler. इसमें जिस फेज को हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर. इसकी इनपुट जो इस पूरे कंप्लीट बॉक्स की है दैट इज सोर्स प्रोग्राम, जो कि बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, और जो इसकी आउटपुट है दैट इज टोकन स्ट्रीम. तो ये बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर को पास होती है ये टोकन स्ट्रीम, जो कि इसका जावा बाइट कोड जनरेट करता है. लेकिन हमारा फोकस जो था in our previous section that was on lexical analyzer. So the typical tasks performed by lexical analyzer are removal of white space and comments. इसका हमने प्रोसीजर देखा था किस तरह वो एक एल्गोरिथम रन करता है और जितनी इसके वाइट स्पेस है उसको वो रिमूव कर देता है. कॉन्स्टेंट्स को एनकोड कर देता है टोकन्स के अंदर, कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफायर्स को करता है, एंड देन आइडेंटिफायर नेम को एक सिंबल, ग्लोबल सिंबल टेबल में, ग्लोबल सिंबल टेबल इसलिए कहा जाता है कि ये टेबल
कंपाइलर के जितने भी फेजेस हैं, नॉट ओनली लेक्सिकल फेज, जितने भी अदर फेजेस हैं उन सब में यूज होता है. सो दैट्स व्हाई दिस टेबल इज नोन एज ग्लोबल सिंबल टेबल. नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेसन. What we will cover today are symbol tables. Symbol tables को हम देखेंगे कि बेसिकली ये जिसकी हम इतनी बात करते हैं पीछे कि सिंबल टेबल किस तरह सब में यूज होता है, और सेकंड के सिंबल टेबल का स्कोप क्या है, सिंबल टेबल में क्या चीज स्टोर होती है. सेकेंडली के सिंबल टेबल का स्कोप सिंबल टेबल क्या चीज है, कि स्कोप के हिसाब से हमने सिंबल टेबल डिफाइन किए हुए हैं, और यूजेस ऑफ सिंबल टेबल्स क्या है. देन इसके साथ ही एक मुंसलिक और चीज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि इन सिंबल टेबल्स की मदद से और इसके प्रीवियस फेज से इनपुट लेके एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है. तो हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह का कोड जनरेट करता है. देन वी विल सी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर फ्लो. इस टॉपिक के अंदर हमने जो आज तक स्टडी किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर कोर्स से लेके टिल टुडे, उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे कि भी जो सिंटैक्स उसको उसकी समरी का नाम ही सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर फ्लो है, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक हम पहुंच रहे हैं फिलहाल. देन रोल ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर, उसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं, अब हम लेक्सिकल एनालाइजर को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे इन डेप्थ. कि टोकन, पैटर्न एंड लेक्सीम्स क्या चीज हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन जिसकी हम बात कर रहे थे कि एट्रीब्यूट्स जो है उसकी क्वांटिटीज जितनी होती हैं उसको एसोसिएट करते हैं. देन लेक्सिकल एरर्स किस टाइप के हो सकते हैं और किस तरह उसको चेक करना है. एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी सम बफरिंग. बफरिंग क्या चीज़ है, बफरिंग हम क्यों करते हैं और किस लिए इसकी ज़रूरत पेश आती है और किस तरह की जाती है बफरिंग. क्या कोई एक टेक्निक हम देखेंगे कि जो हमें इस लेक्चर में सपोर्ट करेगी या इस कंटेंट में सपोर्ट करेगी कि वो क्या टेक्निक है इनपुट बफरिंग. देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स एज वेल. Symbol tables. Symbol tables are basically the data structures that are used by compilers to hold information about source program constructs. Symbol tables basically क्या करता है, as we discussed many times earlier, कि symbol table के अंदर हम information store कर देते हैं जो है compiler use करते हैं अपने throughout its compilation phase, और information regarding जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो भी प्रोग्राम के सोर्स प्रोग्राम जो भी हमें एज इनपुट मिलता है उसके रिगार्डिंग, उसके कंस्ट्रक्ट के रिलेटेड जितनी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब इसमें स्टोर होती हैं. इंफॉर्मेशन इसके अंदर कब स्टोर होना शुरू होती है, इज पुट इनटू द सिंबल टेबल व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ एन आइडेंटिफायर इज एनालाइज्ड. तो जैसे ही कोई आइडेंटिफायर हमें मिलता है और उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको एनालाइज करने के प्रोसीजर के दौरान हम उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के सिंबल टेबल के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं. एंट्रीज इन द सिंबल टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइडेंटिफायर सच एज कैरेक्टर स्ट्रिंग और लेक्सीम. पहली चीज टाइप जो है इंफॉर्मेशन की. सेकंड उसकी टाइप क्या है, इस पोजीशन इन द स्टोरेज के, वो स्टोरेज में जो भी हमारी मेन मेमोरी है उसमें कहाँ पे रिलाई कर रही है, मीन्स इट्स एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. इसके अलावा और कोई भी चीज जो उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के रेलेवेंट है, जो हमारे प्रोग्राम में किसी भी किस्म की किसी भी फेज में कोई हेल्प दे सकती है, वो हम उस सिंबल टेबल के अंदर उसको पुट कर देते हैं. देन एक और चीज कि एक ही टाइम पे हम सिंबल टेबल को फिल नहीं करते कंप्लीटली. सिंबल टेबल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो इंक्रीमेंटली फिल, जिस तरह प्रोग्राम की एनालिसिस बढ़ता रहता है टुवर्ड्स द लास्ट लाइन, उस तरह सिंबल टेबल के अंदर हम उसकी एंट्रीज करते जाते हैं. सो द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इंक्रीमेंटली फॉर द सिंबल टेबल. If the language you are compiling supports nested scopes, the lexer can only construct the lexeme and token का पेयर एक जनरेट कर देता है, lexeme token पेयर. इसमें जो चीज है कि पर स्कोप के हिसाब से अब हम सिंबल टेबल को देख रहे हैं कि सिंबल टेबल का स्कोप क्या चीज है.
तो अगर हमारी जिस लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर लिख रहे हैं वो लैंग्वेज नेस्टेड स्कोप्स को सपोर्ट करती है, इसमें दो चीजें हैं जिसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज नेस्टेड स्कोप। सेकंड, कि अगर हमारी लैंग्वेज नेस्टेड स्कोप को सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए हमने सिंबल टेबल में क्या रद्द-बदल करनी है, किस तरह सिंबल टेबल में एंट्री करनी है। द पार्सर कन्वर्ट्स these pairs into a true symbol table that reflects the nested scopes। तो बेसिकली पार्सर कुछ इस तरह से इन पेयर्स को एक ऐसे सिंबल टेबल में कन्वर्ट करता है जो कि उस नेस्टेड स्कोप को भी एड्रेस करे। इफ द लैंग्वेज इज फ्लैट द स्कैनर कैन प्रोड्यूस अ सिंबल टेबल। अगर वो लैंग्वेज में ऐसी कोई खूबी नहीं है या ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेस्टेड स्कोप्स को सपोर्ट कर रही है तो देन हमें पार्सर की जरूरत नहीं है। सिंपल स्कैनर जो पार्ट है कंपाइलर का या लेक्सिकल एनालाइजर फेज का, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंबल टेबल के अंदर। द की आइडिया इज व्हेन एंटरिंग अ ब्लॉक अ न्यू सिंबल टेबल इज क्रिएटेड। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए जो की आइडिया है कि हर नेस्टेड ब्लॉक के लिए एक नया सिंबल टेबल क्रिएट कर दे जो कि इंटरलिंक्ड हो पिछले सिंबल टेबल से। ईच सब टेबल पॉइंट्स टू द वन इमीडिएटली आउटर टेबल। वो जितने इनर टेबल हैं वो इमीडिएट जो आउटर टेबल है उसको पॉइंट कर रहा होता है। इस चीज की अब हम एग्जांपल देखते हैं कि जो भी हमने बात की है स्कोप के हवाले से इन कॉन्टेक्स्ट विद सिंबल टेबल, वो क्या चीज है। पहले तो हम देखते हैं कि नेस्टेड स्कोप क्या चीज है। लेट्स सपोज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी हमारा प्रोग्राम जो है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सी और सी प्लस प्लस, जो भी नेस्टेड को सपोर्ट करता है। एक इंटीजर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, देन सम कोड, और इसके बाद इसके अंदर फिर एक इंटीजर है, देन फिर मैं x डिफाइन कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 15, y is equal to 20 and w is equal to 30। ये कंप्लीट। अब हम वापस यहाँ पे आ गए। देन अगेन एक और ब्लॉक शुरू हुआ। इसके अंदर हमारे पास है w is equal to 35, x is equal to 30 and again x is equal to 40 and तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग के कुछ जो हमने उसके लाइंस ही उसको अडॉप्ट किया, इसके अंदर लिखा है। सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो इसके अंदर वो दो वेरिएबल्स डिफाइन करता है, दैट इज x is equal to 5 and y is equal to 10। these are integer variables, I'm supposing these all are integer variables। x5 and y is equal to 10। अब बेसिकली जो एक सिंबल टेबल यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, बाकी वैल्यूज को मैं अभी नहीं टच करूंगा। सिंपल x को डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें x है और इसकी वैल्यू 5 है, देन y है और उसकी वैल्यू 10 है। इसमें इसके मजीद भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एक नेस्टेड ब्लॉक है जिसके अंदर x की वैल्यू 15 है और y की 20। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक ही सिंबल टेबल रखते तो हमारी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि x की वैल्यू को हमने 5 लेना है या अगर हम इसी में दोबारा एंट्री कर देते या 15 या इसी की सेकंड वैल्यू लिख देते, क्योंकि वेरिएबल आइडेंटिफायर सेम है 15, तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी एट्रीब्यूट इसका उठाना है। तो इसके लिए जो चीज है दैट इज अ नेस्टेड टेबल, जो कि एक और टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे सेम। इसके अंदर x 15, y 20 एंड w इज इक्वल टू 30, जो कि पॉइंट कर रहा होगा इस टेबल को। जिस तरह लास्ट साइड में हमने देखा ईच सर टेबल पॉइंट्स टू द वन इमीडिएटली आउटर टेबल, क्योंकि इसका आउटर टेबल ये है तो वो इसको पॉइंट कर रहा है कि इसके ये वैल्यू पहले कंसिडर की जाए जब इस ब्लॉक के अंदर हो, अगर ना हो तो फिर ये x कंसिडर किया जाए। एंड ये इसका नेस्टेड नहीं है, ये इसका नेस्टेड है, दिस वन।
तो अब हम एक और पैरेलल सिंबल टेबल यहाँ पर जनरेट करेंगे जिसमें W की वैल्यू है 35, इसकी बात कर रहा हूं, एंड अगेन X की वैल्यू है 30। और ये भी इसको ही पॉइंट करेगा क्योंकि ये दिस इज द नेस्टेड सिंबल टेबल फॉर द नेस्टेड ब्लॉक, फॉर नेस्टेड ब्लॉक, और ये इसी को पॉइंट कर रहा है। ये सिर्फ एरोज मैंने डिफरेंट जगह पे लिखे हैं, अदरवाइज सारे लेफ्ट पे ही, मतलब मकसद ये है कि इसका पॉइंटर ये है। एंड देन फॉर दिस ब्लॉक, अब मैं इस ब्लॉक के लिए एक सिंबल टेबल लिख रहा हूं क्योंकि ये फिर नेस्टेड ब्लॉक है, और इसमें जो x है इसकी वैल्यू 40 है, लेकिन ये चूंकि इसका नेस्टेड टेबल है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो जो जो उनके नेस्टेड टेबल्स होंगे वो उनको ब्लॉक कर रहे होंगे। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, अब इस चीज को कुछ इस तरह हम डिफाइन करेंगे जो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स है। इस स्कोप के अंदर x 5 था और y 10 था। इसके अंदर एक और ब्लॉक था जिसके अंदर x 20 था। अगर ये वैल्यू थोड़ी सी याद ना रही तो इट्स ओके। x 20 था, y 30 और w 35। देन एक और ब्लॉक, इसके अंदर x 25, y 35, और अब इसका ये नेस्टेड ब्लॉक था जिसके अंदर x 40 और y जो भी इसकी वैल्यू। तो ये इसका बेसिकली थोड़ा सा स्कोप होगा। तो ये दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज सेकंड नेस्टेड ब्लॉक, ये नेस्टेड ब्लॉक है इस ब्लॉक का। तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये भी इसको पॉइंट कर, क्योंकि ये इसका नेस्टेड ब्लॉक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ नेस्टेड सिंबल टेबल पर स्कोप के जो नेस्टेड स्कोप्स हैं उसको ये किस तरह हैंडल करता है। Use of symbol table, a semantic action gets information from the symbol table when the identifier is subsequently used, for example as a factor in an expression। तो जो लास्ट हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें एक फैक्टर को इंक्लूड किया था प्रीवियस स्लाइड्स में ऑफ प्रीवियस लेक्चर, तो उसके अंदर बेसिकली सिंबल टेबल के अंदर सी जो सिमेंटिक एक्शन है, जो भी हम सिमेंटिक्स उनके साथ अटैच करते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर, तो वो जो वैल्यूज उठाते हैं सिमेंटिक्स के लिए, जिस तरह वो प्लस उठा रहा था और माइनस प्रिंट कर रहा था, तो वो सारी की सारी, या फैक्टर के लिए जो 1 2 3 4 और डिजिट्स के लिए, वो सारी की सारी कहाँ से वो गेट करते हैं सिंबल टेबल से। तो बेसिकली दिस इज द मेन यूज ऑफ सिंबल टेबल के, जहां से भी सिमेंटिक किसी भी फेज में सिमेंटिक एक्शन के लिए कोई भी वैल्यू चाहिए होगी, कोई एट्रीब्यूट उसका चाहिए होगा, वो सारे के सारे सिंबल टेबल से हम गेट करेंगे। Now there are two important factors for the intermediate code generator. Intermediate code generator के दो basic forms हैं। First is tree, कि हम एक intermediate code tree की form में generate करें, especially parse trees and syntax trees, इन दोनों को हम देख चुके हैं। Then हम उसको linear form में intermediate code जो है उसको represent करें for our compiler। इसके अंदर जो मोस्टली हम यूज करते हैं दैट इज थ्री एड्रेस कोड। जो लीनियर कोड है वो मोस्टली हम थ्री एड्रेस कोड की सूरत में उसको जनरेट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर जो स्टैटिक चेकिंग है रेफर्स टू चेक्स परफॉर्म ड्यूरिंग कंपाइलेशन। दो टाइप्स की इसमें चेकिंग्स होती हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक चेकिंग एंड सेकंड इज डायनामिक चेकिंग। स्टैटिक चेकिंग बेसिकली किसको कहा जाता है, जो कंपाइल टाइम पे चेक्स परफॉर्म होते हैं, that are known as static checking। डायनामिक चेकिंग उस चेकिंग को कहा जाता है जो रन टाइम पे चेकिंग होती है, यानी कि जब प्रोग्राम अपने फाइनल फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दैट इज नोन एज डायनामिक चेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिक चेक्स की हम बात करें तो स्टैटिक चेक्स के अंदर सिंटैक्टिक चेक्स हैं, such as avoiding multiple declarations of the same identifier in the same scope। ये वही चीज है जिसको हमने सिंबल टेबल के अंदर भी डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब इसके अंदर हमने x इज इक्वल टू 5 इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर कर दिया, अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये दिस इज एन एरर।
कि मीन्स के सिमिलर स्कोप के अंदर हम एक आइडेंटिफायर को 2 दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें उसको डिक्लेयर करने के लिए उसका स्कोप चेंज करना पड़ेगा। ये नेस्टेड स्कोप है या इस स्कोप से बाहर कहीं इसको हम जनरेट कर सकते हैं। सो इस टाइप की जो चेकिंग है दैट इज नोन एज स्टैटिक चेकिंग, और इसको इन पर्टिकुलर स्टैटिक चेकिंग के अंदर सिंटैक्टिक चेक्स कहते हैं। सेकंड चेक है टाइप चेक्स। लेट्स सपोज इंटीजर x इज इक्वल टू 50.25, ये इसकी जो हमने वैल्यू साइन किया दैट इज फ्लोटिंग, लेकिन ये जो इंटीजर है दैट इज x है दैट इज टाइप ऑफ इंटीजर जिसके अंदर सिर्फ जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं लाइक 50, और उसकी रेंज है 0 से लेके 2555365 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर अभी इस टाइम मेरे जहन में नहीं, लेकिन 2 की पावर्स में जो उसकी 2 की पावर 32 जो है ये इसकी एग्जैक्ट इसके अंदर ही इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं, जिसमें इन शॉर्ट जिसमें कोई डेसिमल नहीं आता। तो दिस टाइप ऑफ चेकिंग जो है ये कंपाइल टाइम पे चेक करता है कंपाइलर कि आया इस किस्म की कोई गलत लाइन तो नहीं लिखी हुई, अगर लिखी हुई है तो वो इसको एरर दे देगा, और इस टाइप की चेकिंग को टाइप चेकिंग कहते हैं, विच इज एन आल्सो सब कैटेगरी ऑफ स्टैटिक चेकिंग। Then there are two other more things in intermediate code generator, that is left values and right values. In short इसको L values and R values कहा जाता है। Let's suppose we're considering two expressions. First Q is equal to Z और A is equal to, ये बेसिक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी ये एरे का एड्रेस है एंड दिस इज द नेम ऑफ एरे, और ये कोई फंक्शन है जी जिसकी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। There are 3 tasks that are performed on any of the expression. First, evaluate the left hand side to obtain an L value, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोई जो भी वैल्यूएशन है उसको परफॉर्म करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू, मीन्स कि ये पूरी कैलकुलेशन होगी जो कि एक एरे का जो भी एड्रेस है वो जनरेट करें। देन हम एवेल्युएट करेंगे राइट हैंड साइड जो कि ऑब्टेन करती है राइट हैंड साइड की वैल्यू। सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इट इज 1500 और यहाँ पे जिसका रिजल्ट है दैट इज 150, ये सपोज कर रहा हूँ। तो पहले टास्क के नतीजे में हमारे पास ये वैल्यू आई, सेकंड टास्क के नतीजे में हमारे पास ये वैल्यू आई, थर्ड जो इसका टास्क है वो क्या करता है, इस वैल्यू को इस एड्रेस पे या इस लोकेशन पे जाके कॉपी कर देता है, मींस कि अब ये असाइनमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट थिंग जो है लेफ्ट वैल्यू ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू एन एड्रेस और अ लोकेशन, ये किसी ना किसी एड्रेस को करस्पॉन्ड कर रहा था या किसी ना किसी लोकेशन को। आर वैल्यूज करस्पॉन्ड टू अ वैल्यू, जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा वैल्यू ही होती है, जिस तरह हमने अभी कैलकुलेट करके 150 निकाल ली या कोई और वैल्यू जो भी एज पर डिजायर हम चाह रहे हैं कि निकले। नाइदर 12 nor s plus t can be used as an L value but both are legal right values। तो इस किस्म की कोई भी चीज मीन्स कि हम ये नहीं कर सकते कि 12 इज इक्वल टू 150, दिस इज रॉन्ग। ना हम ये कर सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है s प्लस टी इज इक्वल टू 150 मीन्स s की वैल्यू सपोज 10 थी, t की वैल्यू 5 थी, तो अगेन 15 इज इक्वल टू 150 जो कि इसका एक इसकी कैलकुलेशन के नतीजे में निकलेगा, ये भी रॉन्ग है। तो ये दोनों चीजें राइट वैल्यू तो हो सकती हैं, लेकिन राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के राइट साइड पे जो पार्ट है उसकी वैल्यूज तो हो सकती हैं, लेकिन ये एल वैल्यू नहीं हो सकती। So static checking is used to ensure that R values do not appear on the left hand side। तो ये static checking का ही एक और चेक है जो कि वो परफॉर्म करता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कि कहीं राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपीयर नहीं हो रही। देन वी कंटिन्यूज टू टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग क्या चीज है? टाइप चेकिंग अश्योर करता है कि टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स आर करेक्ट एज पर द ऑपरेटर एंड आल्सो रिपोर्ट्स इफ एनी। मीन्स के टाइप चेक ये अश्योर करता है कि ऑपरेटर के दोनों साइड पे जो ऑपरेंड्स हैं आया वो उन तमाम
जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उस ऑपरेटर के ऑपरेंट होने के हैं, मींस के वो स्टैंडर्ड्स वो सारे जो एलिजिबल हैं कि वो उसके ऑपरेटर्स हो। मींस फॉर एग्जांपल 15.5 प्लस 10। अब ये फ्लोट टाइप वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब ये ऑपरेटर की एक रूल है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, जो भी एसोसिएटिविटी, जो भी हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं, उनमें दोनों ऑपरेंड्स का सिमिलर टाइप का होना लाजमी है बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ प्लस और माइनस और जो भी है, इन दोनों ऑपरेटर्स की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं है तो दिस टाइप ऑफ एरर या ये जो चीज अश्योर करता है वो टाइप चेकिंग अश्योर करती है। इसको किस तरीका से रेमेडी किया जाता है? ये टाइप चेकिंग सिर्फ इसको क्या करती है, ओपन एंड करेक्ट एंड रिपोर्ट्स एरर अगर कोई हो। इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट कोरिजन ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर दी जाती है। लेट्स सपोज ये 15.5 फ्लोट है तो 10 को भी हम 10.0 करके फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे और 10.0 इज हैव द सेम वेट व्हाट द 10 इज, यानी कि 10.0 की भी वही वैल्यू है जो 10 की सिंपल 10 की है, तो इसको 10.0 में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को देखें तो 10 प्लस 15.5 इज इक्वल टू 25.5। अगर हम सिंपल 10 ऐड करें, अगर हम 10.0 ऐड करें तो अगेन इट इज 25.5। तो इस चीज को कन्वर्जन कहा जाता है कि जिसमें एक की टाइप को दूसरे के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन द थिंग इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग बेसिकली क्या चीज है कि जिस तरह हमने किसी भी सेम सिंबल का डिफरेंट मीनिंग्स ले लें डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स। मीन्स के अगर मैं कह रहा हूं 5 प्लस 5 तो इस ऑपरेटर का मतलब है कि दो इंटीजर वैल्यूज को ये ऐड कर रहा है। मीन्स कि इसके दोनों ऑपरेंड्स चूंकि इंटीजर हैं तो ये प्लस क्या कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ये इसके मुताबिक हमने जो भी अपनी कोडिंग करनी है कंपाइलर एंड पे जो भी चेकिंग परफॉर्म करनी है वो चीज है। सेकेंड थिंग, अगर ये दोनों हो 5.2 प्लस 10.5, काम इसका अभी भी एडिशन है लेकिन इसके ऑपरेंड्स जो हैं उनकी टाइप चेंज हो चुकी है। तो मैंने ओवरलोडिंग करनी है इस किस्म के तमाम ऑपरेटर्स की कि जिस टाइप का उसका ऑपरेटर मिले वो उसी टाइप की उसका वो कोड हमारे पास अवेलेबल हो जिसके थ्रू हमने उसकी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी। मीन कि अगर दो फ्लोट हों तो वो फ्लोटिंग टाइप की एडिशन करे, अगर दो इंटीजर हैं तो इंटीजर टाइप की, और भी अगर किसी और टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल हैं डाटा टाइप्स तो वो उन टाइप्स को आपस में ऐड करते। तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज एडिशन ऑपरेटर इज नोन एज ओवरलोडिंग ऑपरेटर। मीन्स कि ये इस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर देते हैं। फॉर फ्लोट के लिए इसको ओवरलोड कर देंगे, फॉर डबल के लिए इसी को ओवरलोड कर देंगे, इंटीजर के लिए इसी को ओवरलोड कर देंगे, और अगर हमें कोई टाइप गिवन है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके लिए हम कंपाइलर लिखने जा रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया था इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर कि पहली चीज वो क्या करता है, इसको पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री के अंदर, और सेकंड इसको 3 एड्रेस कोड के अंदर जनरेट कर देता है। सो दिस इज नाउ 3 एड्रेस कोड। These are primitive instructions that have one operator and up to 3 operands. 3 एड्रेस कोड के अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर एक ऑपरेटर होता है और हम 3 तक ऑपरेंड ले सकते हैं। मीन्स के 2 ऑपरेंड भी हो सकते हैं उसके। वो सब के सब जो हैं वो एड्रेसेस होते हैं बेसिकली। वन एड्रेस इज द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस है। ये उसके जो है ऑपरेंड हैं। ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, और ये ऑपरेशन है।
इन दोनों ऑपरेंड्स के अंदर बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम वैल्यू भी कह सकते हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, जो कि उसको पॉइंट कर रहे होते हैं, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और जो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेशन, को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस स्टेटमेंट को पर्टिकुलर जो हमने अभी देखी दैट इज नोन एज 3 एड्रेस कोड। इसमें बेसिकली 3 एड्रेसेस इंक्लूड होते हैं। ये डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ये फर्स्ट ऑपरेंड का एड्रेस है, ये सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस है। दिस इज एन ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन हम इसमें जो फॉर एग्जांपल कोड कर रहे हैं दैट इज ऐड। ये क्या करेगा, y की वैल्यू को, सपोज x जो है वो उसका एड्रेस है 1010, ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। y की जो वैल्यू है दैट इज 15 और z की जो वैल्यू है दैट इज 20। तो बेसिकली क्या होगा कि ऐड क्या करेगा, इस एड्रेस लोकेशन पे जो कि मेमोरी में कहीं ना कहीं रिजाइड कर रहा है, सपोज दिस एड्रेस पॉइंट्स टू दिस मेमोरी ब्लॉक, इसके अंदर वो क्या रख देगा 20 + 50 = 35 इस रिजल्ट के नतीजे में। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली एरे एंड इफ ट्रू गो टू। ये हमारे पास जो एक पर्टिकुलर है, ये क्या कहता है, इसमें एक ही ऑपरेंड है जो चेक करता है कि आया ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है, मींस के यस है या नो है। अगर तो ये यस है तो ये जो कंट्रोल है वो इस एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो ये 3 एड्रेस कोड इस किस्म का जनरेट होता है आफ्टर द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। Now we'll see the syntax directory translator flow. The starting point for a syntax directory translator is a grammar for the source language। कि जो सबसे पहले हमें ग्रामर जनरेट करते हैं किसी भी सोर्स लैंग्वेज के लिए। ग्रामर बेसिकली क्या कहती है, डिस्क्राइब कर रही होती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। जो भी हमारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट है उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर वो डिफाइन कर देती है। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री सिंबल्स कॉल्ड टर्मिनल्स, जो कि वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स लीड करते हैं टर्मिनल्स को, एंड वेरिएबल सिंबल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स। दीज आर वेरिएबल्स जिनसे टर्मिनल्स जनरेट होते हैं। तो 2 टाइप की चीजों की ये डिपेंड कर रहा होता है जो हमारी ग्रामर है बेसिकली प्रोडक्शंस के अंदर। फर्स्ट आर नॉन टर्मिनल्स, जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं, और राइट साइड पे टर्मिनल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। So these symbols overall represents the language constructs. Then the productions of a grammar consist of a non-terminal called the left side of the production and a sequence of terminals and non-terminals called the right side of the production. One non-terminal is designated as the start symbol. इसके अंदर जो पहला non-terminal है वो as a start symbol उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। A lexical analyzer reads the input one character at a time। यहां से lexical analyzer का फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसको अभी हमने कंपाइलर का स्ट्रक्चर देखा था कि उसको इनपुट दी जाती है वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम दी जाती है कि सारे कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं कैरेक्टर, उसको फिर वो टोकन में जनरेट करता है। सो अ लेक्सिकल एनालाइजर रीड्स द इनपुट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। जो भी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम उसको मिल रही होती है उसे वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करता है एंड प्रोड्यूसेस एज आउटपुट अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो उसको टोकन में कन्वर्ट करके आगे दिया जाता है। टोकन क्या चीज है? अ टोकन कंसिस्ट्स ऑफ अ टर्मिनल सिंबल अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो टोकन जो है वो बेसिकली टर्मिनल सिंबल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, मीन्स मुश्तमिल, अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज होती हैं एंड दैट आर स्टोर्ड इन सिंबल, जो कि सिंबल टेबल में स्टोर होती हैं। पार्सिंग इसे नेक्स्ट स्टेज है जो क्या कहती है, पार्सिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ फिगरिंग आउट हाउ अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर बाय रिपीटेडली रिप्लेसिंग अ नॉन टर्मिनल बाय द बॉडी ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी कुछ चीजों को ड्राइव किया, कुछ पार्स ट्री जनरेट किया, उससे अखज़ करके ड्राइव करके उन ग्रामर से दैट डेरिवेशन
की जो स्कीम है वो किस तरह कब कौन सा हमने प्रोडक्शन यूज करनी है, दैट इज नोन एज पार्सिंग। फिगरिंग आउट करना है इस चीज को। Efficient parsers can be built using a top-down method called predictive parsing. A syntax predicting parsing में basically हम top to bottom, जैसे कि mention है उसके नाम से, पार्स करते हैं उस चीज को, यानी कि रूट से स्टार्ट करते हैं और उसके लीव्स तक हम पहुंच जाते हैं। A syntax directed definition attaches rules to the production. The rules compute attribute values. सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के अंदर हम रूल्स कुछ ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन एज सिमेंटिक रूल्स। वो रूल्स क्या कहते हैं, उस रूल्स को क्या करते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। उन रूल्स की मदद से हम वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। मीन जिस तरह कोई एडिशन करनी है, कोई सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये सब कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है, ये सारे रूल्स हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। उन रूल्स की मदद से हम जो वैल्यू जो भी चाह रहे होते हैं वो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट आर विच आर नोन एज एट्रीब्यूट वैल्यूज। A translation scheme embeds program fragments called semantic actions in production bodies. The actions are executed in the order that productions are used during syntax analysis. The result of syntax analysis is a representation of the program called intermediate code. Parallelly, an abstract syntax tree has nodes for programming constructs. The children of a node give the meaningful subcontext में symbol of जो चिल्ड्रन ऑफ अ नोड हैं वो सारे के सारे ऑपरेंड्स होते हैं उन ऑपरेटर्स के लिए जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं। रोल ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर, तो लेक्सिकल एनालाइजर का बेसिक जो एक रोल है वो यही है कि वो टोकन देता है पार्सर को और वो उसको डिमांड कर देता है कि नेक्स्ट टोकन दो मुझे, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज हैं वो सारी शेयर होती हैं सिंबल टेबल के साथ, और पार्सर उसको क्या कहता है, सिमेंटिक एनालिसिस के लिए दे देता है। समटाइम्स लेक्सिकल एनालाइजर आर डिवाइडेड इनटू अ कैस्केड ऑफ टू प्रोसेसेस। तो लास्ट टाइम भी हमने एक जिक्र किया था कि स्कैनर जो है वो क्या कहता है, अगर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो है वो सिंपल हो, फ्लैट हो, तो वो सारी की सारी वैल्यूज को सिंबल टेबल में राइट कर देता है। So scanning consists of the multiple processes that do not require tokenization of the input, such as deletion of comments and compaction of consecutive white characters into one. तो स्कैनर बेसिकली क्या करता है, या स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो क्या करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको कन्वर्ट कर देता है सिंबल, उसको सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज उठा के सिंबल टेबल में रख देता है, मीन के टोकन जनरेट कर देता है। लेक्सिकल एनालिसिस जो है इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन वेयर द स्कैनर प्रोड्यूसेस द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स एज आउटपुट। So there are number of reasons why the analysis portion is normally separated into the lexical analysis and parsing. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? The separation of lexical and syntactic analysis often allows us to simplify at least one of these tasks. अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, काम एक ही है, काम दोनों मिलके ही करते हैं, मीन्स के एक बॉक्स के अंदर हम दोनों काम भी ले सकते हैं और उसको लेक्सिकल एनालाइजर का टैग लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारी लेक्सिकल एनालाइजर की एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका बर्डन बढ़ जाता है। उसको हम इतना एफिशिएंट नहीं बना सकते जितना अगर उसको हम पार्सिंग से अलहदा कर दें तब बना दें। So the separation of lexical and syntax analysis often allows us to simplify at least one of these tasks. तो अगर हम इन दोनों को अलहदा कर दें तो इन दोनों में से कम एक टास्क जो है, अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो पार्सिंग का जो टास्क है वो मजीद सिंपलर हो जाता है। इसी अलहदा करने की वजह से कंपाइलर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। A separate lexical analyzer allows to apply specialized techniques that serve only the lexical task nor the job of parsing. तो जाहिर बात है हम जितनी भी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए तो बेसिकली वो लेक्सिकल एनालाइजर की करेंगे और उसके अंदर मजीद टेक्निक्स को एंगेज कर देंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम इसके साथ
पार्सिंग को मर्ज कर देते हैं तो हमारी मजबूरी बढ़ जाती है, हम लिमिटेड हो जाते हैं कि हमने पार्सिंग के सारे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना होता है, तो उससे हमारी जो लेक्सिकल एनालिसिस की जो आउटपुट है उसको इंक्रीज नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें मजबूरन साथ पार्सिंग को भी जो है जोड़ना पड़ जाता है। कंपाइलर पोर्टेबिलिटी इज इनहांस्ड इन बाय कीपिंग बोथ फेजेस सेपरेटेड, कि कंपाइलर की जो पोर्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इनपुट डिवाइस स्पेसिफिक पिकुलरिटीज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लेक्सिकल एनालाइजर। तो इसमें ये है पोर्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर को सेपरेट कर दें और पार्सिंग को सेपरेट कर दें तो इसका हमें फायदा ये होता है कि हम उसको एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के तौर पे बिल्ड कर लेते हैं, उसको कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लेक्सिकल एनालाइजर का जो काम है वो करता है, पार्सिंग का काम वो नहीं करता। Then there are some terminologies used in our compiler, especially in the lexical analyzer phase, that are token, patterns and lexemes. इनमें difference क्या है? A token is a pair of consisting of a token name and an optional attribute value. तो जो हमने एक पेयर देखा था लास्ट टाइम भी, जिसमें नेम था और उसकी वैल्यू थी, तो that is known as token. तो टोकन बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक नेम और एक उसकी ऑप्शनल एट्रीब्यूट वैल्यू। मींस कि हो भी सकती है एट्रीब्यूट वैल्यू, नहीं भी हो सकती। द टोकन नेम इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ लेक्सिकल यूनिट, फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर कीवर्ड और सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स डिनोटिंग एन आइडेंटिफायर। मींस कि टोकन एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल होता है कि क्या शो कर रहा होता है कि ये एक पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है, कोई रिजर्व्ड वर्ड है या कोई आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर बेसिकली यूजर जो क्रिएटेड जितने लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, दैट आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। तो टोकन इन सबको अलग अलग करके जिस फॉर्म में हम लिखते हैं दैट इज नोन एज टोकन। अ पैटर्न इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म दैट द लेक्सीम्स ऑफ अ टोकन में टेक। In the case of a keyword as a token, the pattern is just a sequence of characters that form the keyword. तो पैटर्न एक ऐसी कम्बिनेशन है, एक ऐसा पैटर्न जनरेट हो जाता है जो हमारी कैरेक्टर स्ट्रीम्स होती है कि वो कोई ना कोई टोकन जनरेट कर दे, यानी कि कोई कीवर्ड जनरेट कर दे। अगर हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न से मैच कर रहे हैं, पैटर्न मैचिंग इसलिए होती है कि हमने पैटर्न से मैच करके ही डिसाइड करना होता है कि ये टोकन जो है इज इट अ कीवर्ड और इज इट अ आइडेंटिफायर और इज इट अ रिजर्व्ड वर्ड। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो इट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ एरर इन इट, कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी या कोई प्रॉब्लम है। A lexeme is a sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token and is identified by the lexical analyzer as an instance of that token. तो lexeme basically वो इनपुट स्ट्रिंग है जो वहां पे उसको उसका पर्टिकुलर नाम जो कैरेक्टर दिया जाता है। जो इसको हम मजीद क्लियर करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज कि लेक्सीम क्या चीज है, टोकन क्या चीज है और पैटर्न क्या चीज है। लेट्स सपोज अगर हम एक टोकन की बात करें इफ, तो इसमें जो इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है इसमें दो कैरेक्टर्स हैं आई और एफ। जो पैटर्न है वो आई एफ है, इसका लग्जीम भी इफ ही है, यानी कि कीवर्ड्स का लग्जीम भी वही होता है जो टोकन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, विच इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, सिंपल इक्वल टू, कि दोनों इक्वल हैं, और नॉट इक्वल टू, तो इसका जो टोकन होगा जो वो होगा कंपैरिजन, या हम कोई भी नाम रख सकते हैं, वो कंपैरिजन का ऑपरेटर होगा। लेकिन जो लग्जीम होगा वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और पैटर्न मैचिंग इसमें ये चीज है कि आया पैटर्न जो है वो ये है कि पहले लेस देन का सिंबल और फिर ग्रेटर, ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न से अगर वो मैच होगा तो हम उसको लग्जीम बना देंगे, अदरवाइज हम उसको एरर में डाल देंगे या वो कोई आइडेंटिफायर होगा। देन आइडेंटिफायर के लिए हमें टोकन मोस्टली यूज करते हैं आईडी,
इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है लेटर फॉलोड बाय लेटर एंड डिजिट्स। कि अगर तो इसका पैटर्न कुछ इसका जिसमें एक लेटर है, स्टार्ट लेटर से हो रहा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कोई लेटर्स हो या डिजिट्स हो। फॉर एग्जांपल पाई, स्कोर, D2, ये तमाम के तमाम आइडेंटिफायर्स हैं। इन आइडेंटिफायर्स की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी जो कि हमें प्रोग्राम, ये लेफ्ट साइड पे मोस्टली यूज होते हैं। सो दीज आर लेफ्ट हैंड साइड एल वैल्यूज, इनको कहा जाता है। तो ये कोई ना कोई एड्रेसेस हैं किसी न किसी चीज के। देन सिमिलरली नंबर एंड लिटरल, इनका जो है वो डिफरेंट लेक्सीम्स हैं। जिस तरह नंबर है, कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है 4, 5, 6, 10 और डिजिट्स में हो सकता है, फ्लोटिंग में हो सकता है, डबल में हो सकता है। लाइक जिस तरह ये 3 एग्जांपल इसने दी हुई। तो इस स्लाइड के बाद या इस टेबल को देखने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर होता है कि टोकन क्या है? इज अ पेयर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अ टोकन नेम एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट वैल्यू। कि ये टोकन है और इसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती है, मींस कि इसका टाइप हो सकता है, इसका एड्रेस हो सकता है या कोई भी चीज। पैटर्न क्या है कि आई के बाद इफ आ रहा है, दिस इज पैटर्न, ये पैटर्न मैचिंग है। और लेक्सीम क्या है कि अगर ये कोई कीवर्ड है जो इसकी एग्जैक्ट कंक्रीट वैल्यू है वो लेक्सीम है। मींस जिस तरह टोकन के केस में या कीवर्ड्स के केस में वो सेम रहती है इफ एल्स, लेकिन कंपैरिजंस के केस में, इन ऑपरेटर्स के केस में वो डिफरेंट हो जाती है। आइडेंटिफायर, सारे आइडेंटिफायर आईडी हैं, ऑल आइडेंटिफायर्स, लेकिन उनकी जो लेक्सीम्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। पाई हो सकता है, स्कोर हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई भी जो हम यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स फॉर टोकन्स, टोकन की हमने पहला पार्ट तो देख लिया जो उसका नेम है। जो सेकंड पार्ट जो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? फॉर टोकन्स corresponding to keywords, attributes are not needed since the name of the token tells everything। तो जिस तरह हमने इसमें देखा था कि इसमें हमारे पास इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं उसका नाम ही सब कुछ बता देता है, तो उसके लिए किसी एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करें कि हम कंसिडर कर रहे हैं आइडेंटिफायर को, तो इसके अंदर बट कंसिडर द टोकन corresponding to integer constants, just knowing that we have a constant is not enough. Subsequent stages of the compiler need to know the value of the constant। जिस तरह हमारे पास आइडेंटिफायर है या कोई कांस्टेंट नंबर है, सपोज नंबर एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है 3.14 सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक नंबर है। लेकिन कंपाइलर के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि हमें उसका नंबर पता हो, मीन्स कि उस नंबर की वैल्यू भी हमें जाननी है एट लेटर स्टेजेस, तो ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। सिमिलरली फॉर द टोकन आइडेंटिफायर वी नीड टू डिस्टिंग्विश वन आइडेंटिफायर फ्रॉम अनदर। तो जितने आइडेंटिफायर हैं, जिस तरह हमने बात की कि लास्ट एग्जांपल में XYZ को हम एज आइडेंटिफायर यूज कर रहे थे, रिजल्ट में वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, तो इनमें ये सब आइडेंटिफायर्स हैं, लेकिन इनके जो पर्टिकुलर नेम्स हैं, जिस तरह वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, रिजल्ट, पाई और इस किस्म के जितने हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इसकी ये इनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं कि जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं एक आइडेंटिफायर को दूसरे से। द नॉर्मल मेथड इज फॉर द एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द सिंबल टेबल एंट्री फॉर दिस आइडेंटिफायर। तो बेसिकली ये सिंबल टेबल के अंदर इसकी वैल्यू को पुश कर देता है कि ये इसका एग्जैक्टली नेम है या क्या है। The token names and associated attribute values for the Fortran statement E is equal to MSU square as follows। ये मोस्टली जो है लैंग्वेजेस में इसी तरह लिखा जाता है, सपोज सी के अंदर, और डिफरेंट जो है ये स्क्वायर इस तरह नहीं लिखा जाता, लेकिन इसकी एक रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी टाइप की है। फोर्ट्रान के अंदर भी इसको इस तरह लिखते हैं, C डबल स्ट्राइक 2, यानी कि 2 दफा इसको मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई समझने के लिए। अब इसके टोकन और इनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या हो गई? जो पेयर हमने बात की कि टोकन नेम और उसकी ऑप्शनल एट्रीब्यूट वैल्यू। सो दिस इज द टाइप ऑफ पेयर जिसको हम इस तरह लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। आईडी, पहले हम ई की बात कर रहे हैं, ये आईडी है,
लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर ई, मीन कि ये हमारे पास सिंबल टेबल है, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं इसका एड्रेस 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ई आ जाए जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। एंड इसी तरह सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है खुद ही से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके लिए इसकी एंट्री सिंबल टेबल में करनी जरूरी नहीं है और ये इसकी ना ही कोई एट्रीब्यूट वैल्यू देने की जरूरत है। थर्ड इज एम के लिए अगेन इसी तरह। एंड थर्ड देन मल्टीपल ऑपरेटर, इसकी भी जरूरत नहीं है। एंड देन आईडी सी के लिए कि सी की जो एंट्री है जिस तरह ई एम सी, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे इस तरह, ये सब के सब आइडेंटिफायर है लेकिन इनका ये एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा। और आगे उसके बाद जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है विच इज स्क्वायर टू मच, इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आगे नंबर है, इसकी अगेन जरूरत है कि ये नंबर है और इसकी इंटीजर वैल्यू 2 है। तो ये सब चीजें हम उसके अंदर, इसके अंदर मजीद एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के अगेंस्ट या किसी भी सिंबल टेबल एंट्री के अगेंस्ट। लेक्सिकल एरर्स। लेक्सिकल एनालाइजर didn't always predict errors in the source code without the aid of some other components. For example, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें fi, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से वाकिफ है, जिस पर आप लोग ने स्टडी की हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको पता है कि ये एरर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफ, कि अगर हम इसको इफ की जगह यूज कर रहे हैं तो इट इज एन एरर, ये इफ नहीं है, ये इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन अगर हम इसको कहीं वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो ये ठीक है, इट कैन बी यूज एज ए वेरिएबल। लेकिन कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल डिफाइन हो रहा है या ये कहीं इफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक देखें एफ आई, अगर ए इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ये इफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। सो अ लेक्सिकल एनालाइजर कैन नॉट टेल वेदर फाई इज द मिस स्पेलिंग ऑफ द कीवर्ड or if an undeclared function identifier or name or simple identifier के because function identifier इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि फंक्शन की भी यही है कि यहाँ पे फंक्शन नेम होता है और ये उसकी फंक्शन के पैरामीटर है। तो बज़ाहिर ये इस तरह भी हम इसको दे सकते हैं कि ये फंक्शन है नेम और ये इसके अंदर सारे के पैरामीटर है, ये इसके स्टार्टिंग और एंड पैरेंथेसिस है। fi is a valid lexeme for the token id, तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर आइडेंटिफायर के तौर पे हम इसको लें तो ये वैलिड लग्जीम है। The lexical analyzer must represent the token id to the parser and let parser in this case and handle error due to transposition of the letters। तो यहाँ पे ये चीज हम डाल देते हैं पार्सर के ऊपर। If a lexical analyzer is unable to proceed because none of the patterns for tokens match any prefix of the remaining input, the simplest recovery strategy is panic mode recovery। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, इन दिस स्ट्रेटेजी वो डिलीट successive characters from the remaining input until the lexical analyzer can find a well formed token at the beginning of what input is left। मीन्स कि हम वेट करते हैं, लेट्स सपोज करेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स चल रही है, डिफरेंट करेक्टर्स आ रहे हैं, अब एक जगह आया ग्रेटर देन का सिंबल। अब बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे पास ये ग्रेटर देन का सिंबल मौजूद है, मीन्स के दिस लैंग्वेज के अंदर जो हम जब उसको टोकन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे सिंगल ये सिंबल आएगा वहां पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, टोकन्स के अंदर उसका लग्जीम जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल फॉर्म टोकन। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस ग्रेटर देन के साथ बिल्कुल आगे नेक्स्ट पे इक्वल टू का साइन है, तो ये भी एक टोकन है और कॉन्टेक्स्ट यहां पे यूज हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू का जो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है
अगर हम इन दोनों को अलग-अलग टोकन बना दें तो हमारे प्रोग्राम की सिमेंटिक्स गलत हो जाएंगी। मीन्स के दोनों वैलिड टोकन हैं लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट से आउट हो जाएंगे। इन दोनों को हमने इकट्ठा रखना है और एक टोकन बनाना है। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे? देन वी नीड इनपुट बफरिंग, जो कि पैनिक मोड रिकवरी भी है, कि हम उसको उस वक्त तक ढूंढते रहेंगे जब तक कोई भी नेक्स्ट पार्ट जो है उसके साथ मिलकर कोई प्रॉपर टोकन नहीं बना रहा। ये बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ ये एरर डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइप का भी एरर हो सकता है। Other possible error recovery actions are delete one character from the remaining input, insert a missing character into the remaining input, replace a character by another character, transpose two adjacent characters. Means कि अगर हम देखें कि यार ये जिस तरह if की एग्जांपल थी कि वो अब चूंकि अंदर कोई कॉल नहीं हो रही, कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे, तो हम खुद से अज्यूम करके इस fi को if से कन्वर्ट कर दें कि भाई ये टाइपो एरर है। ये पॉसिबल एक रिकवरी एक्शन हो सकता है। Input buffering, determining the next lexeme often requires reading the input beyond the end of the lexeme। कि इससे बेहतर कि हम उस lexeme को ख़त्म कर रहे हों, एंड तक पहुंच रहे हों, हम क्या करें कि नेक्स्ट करैक्टर को भी रीड कर लें उसको lexeme डिक्लेयर करने से पहले। For example, to determine the end of an identifier normally requires reading the first space character after it। कि अगर तो उसमें मीन्स के लग्जीम हम तब डिक्लेयर करें जब उसके पास बाद स्पेस आ जाए। ऑल्सो एडजस्ट रीडिंग ग्रेटर देन डज नॉट डिटरमिन द लग्जीम एज इट ऑल्सो कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सो व्हेन यू डिटरमिन द करंट लग्जीम द कैरेक्टर्स यू रीड बियॉन्ड इट मे नीड टू बी रीड अगेन टू डिटरमिन द नेक्स्ट लग्जीम। मकसद अगर हम इसको पढ़ रहे हैं और आगे ये आ जाता है तो ये हमें पूरा लग्जीम बनाने की जरूरत है, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया। तो हमें यानी कि ग्रेटर को भी दोबारा इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी दोबारा रीड करना पड़ेगा, देन उसको इक्वल टू के साथ मिला के रीड करना पड़ेगा कि ये दोनों एक पर्टिकुलर जो वैलिड ऑपरेशन है वो परफॉर्म कीवर्ड है वो बना रहे हैं। बफर पेयर्स, इसके अंदर हमारे पास जो बफर पेयर की एक चीज यूज की जाती है कि हम बफर को एज अ पेयर यूज करते हैं, दो साइड से इसको उठा रहे होते हैं। Specialized buffering techniques have been developed to reduce the amount of overhead required to process a single input character. An important scheme involves two buffers that are alternately reloaded. इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो बफर्स होते हैं, एक है लग्जीम बिगन और एक है फॉरवर्ड। मींस कि ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। हम उसको फिर मल्टीपली चेक करते हैं कि पहले उसको एक को लेकर चेक करते हैं टोकन बन रहा है, लेकिन अभी उसको लग्जीम डिक्लेयर नहीं करते, उसको बफर में रख देते हैं, फिर उससे वेरी नेक्स्ट उठाते हैं, उसको उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये टोकन बन रहा है, अगर बन रहा है तो गुड। फिर उसको नेक्स्ट जब तक स्पेस नहीं मिल जाती या कोई ऐसी हमारे पास नहीं आ जाती कि ये नहीं बन रहा, तो उस वक्त हम उसको नेक्स्ट मूव करते रहते हैं। सो ईच बफर इज ऑफ द सेम साइज n, कि जो बफर का साइज है वो n होता है, एंड n इज यूजुअली द साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक्स 4096 बाइट्स उसमें होते हैं। यानी कि जो बफर का साइज है वो इससे इंक्रीज नहीं करता मोस्टली, कि जो डिस्क का एक साइज है एक ब्लॉक का। यूजिंग वन सिस्टम रीड कमांड वी कैन रीड n कैरेक्टर्स इनटू अ बफर रेदर देन यूजिंग वन सिस्टम कॉल पर कैरेक्टर। तब एक ही टाइप पे 4096 जो 9n कैरेक्टर्स है वो हम उसको रीड कर लेते हैं। इफ fewer than n characters remain in the input file then a special character end of file marks the source of the file। तो ये जो एंड ऑफ फाइल चीज है ये हम मार्क कर देते हैं किसी एक टोकन के बाद। मीन्स के जहां पे वो कंप्लीट हो रही है उसकी चीज, लग्जीम जनरेट हो रहा है, तो वहां पे हम इसको एक एंड ऑफ फाइल का मार्कर प्लेस कर देते हैं। टू पॉइंटर्स टू द इनपुट आर मेंटेन्ड, इनपुट के दो पॉइंटर्स हम मेंटेन करते हैं। फर्स्ट लग्जीम बिगन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द करंट लग्जीम हुज एक्सटेंट वी आर अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन, के जिसका नेक्स्ट हमने डिटरमिन करना है कि वो क्या होगा। पॉइंटर फॉरवर्ड स्कैन्स अहेड अंटिल अ पैटर्न मैच इज फाउंड, तो उस वक्त तक वो नेक्स्ट मैच करता रहता है जब तक कोई प्रॉपर पैटर्न मैच नहीं हो जाता। यानी कि जब कोई प्रॉपर पैटर्न मैच होने से खत्म हो जाए तो उस वक्त तक वो उसको आगे आगे मूव करता रहता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।
आज हमने जो चीजें देखी उसको थोड़ा सा हम अगर कंक्लूड कर लें लेक्सिकल एनालाइजर के हवाले से, तो उसमें हमने जो चीजें देखी थी दैट आर टोकन पैटर्न एंड लेक्सीम्स, इनकी डेफिनेशन, क्योंकि ये चीजें अब सारी आगे यूज होंगी। देन हमने इसको एग्जांपल्स की मदद से भी देखा कि क्या चीज है एट्रीब्यूट्स फॉर टोकन्स, कि एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स क्या चीज हैं। ये चीजें जो हमने यहाँ पे डिटरमिन की, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन, के कोई पॉइंटर्स आइडेंटिफाई कर रहा है, डिफरेंट एड्रेसेस जो उसके टेबल में सिंबल टेबल में हम एंटर कर रहे हैं, पॉइंटर हैं, बेसिकली एड्रेसेस पॉइंटर ही हो रहे होते हैं जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। देन हमने लेक्सिकल एरर्स देखे कि किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं हमारे पास। इस तरह इस FI को देखा कि ये बज़ाहिर एरर है, इफ को मिसस्पेल किया हुआ, लेकिन ये एक वैलिड लेक्सीम भी है अगर ये आइडेंटिफायर हो, यानी कि अगर इसका टोकन एज आइडेंटिफाइड टोकन इसको करें तो ये वैलिड है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट इट इज रॉन्ग। देन हमने एक रिकवरी मोड देखा कि पैनिक रिकवरी मोड, इसके अंदर हम कह देते हैं कि जी नेक्स्ट उसकी पैटर्न को मैच करें। अदर पॉसिबल रिकवरी एक्शंस भी हैं कि कोई कैरेक्टर डिलीट कर दें जो गलत है, अगर कोई मिसिंग कैरेक्टर है तो उसको इंसर्ट कर दें, अगर कोई गलत कैरेक्टर है तो उसको रिप्लेस कर दें, या ट्रांसपोज कर दें टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स, मीन जिस तरह FI था इसको ट्रांसपोज कर दें इफ से। देन हमने देखा कि अगर ग्रेटर देन है और आगे उसको ग्रेटर देन इक्वल टू का भी पैटर्न मैच हो रहा है तो हम उसको पूरा पैटर्न मैच करेंगे, इसको एक लेक्सीम को स्टार्ट में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम बफर पेयर्स यूज करते हैं जिसमें दो बेसिकली पॉइंटर्स यूज होते हैं, लेक्सीम, बिगन एंड फॉरवर्ड। जब तक वो पैटर्न मैच नहीं होता तब तक वो अपना पॉइंटर नेक्स्ट मूव करता रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you guys. Have fun.